कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है कि नहीं? और वीडियो क्लियर है कि नहीं? मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? और आप उम्मीद है कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। कभी-कभी व्यक्ति चलता-चलता थक जाता है, थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में सँजो के रखना चाहिए। और जैसे ही थोड़ा आराम मिला तो फिर से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ शुरू कर देना चाहिए। इसी से सफलता निश्चित मिलती है। ठीक है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया था, आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है? क्या मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया है? म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मैं अच्छा हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं क्योंकि इसकी चर्चा बहुत डिटेल में मैंने की है। मैंने म्यांमार बॉर्डर पे क्या समस्याएँ हैं, उसकी भी चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या समस्याएँ हैं, उसकी भी चर्चा आपके साथ की है, उसके समाधान भी बताए हैं। पाकिस्तान सीमाओं पे क्या दिक्कत है, ये चीज़ भी आपको बताई है। हाँ, मैंने पीपीटी में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इस पे मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊँगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। क्या ये प्रश्न मुश्किल है? देखिए, कुछ छात्रों का कहना है कि मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। एक बार कंफर्म करें कि स्पष्ट आ रही है कि नहीं। यहाँ से सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। ठीक है, वॉइस क्लियर है। जिनको समस्या आ रही है उनको उनकी अपने तरफ से समस्या है, उसको आप अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है। इस प्रश्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रश्न को डिस्कस करने की आवश्यकता है। अब देखिए, कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर उसको शुरू कैसे करें? तो मैं कहता हूं कि देखिए, कोई भी जब भूमिका बांधते हैं ना आप किसी भी उत्तर की, कोई भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन ऐसा लिखिए जिससे कोई भी व्यक्ति जब उस इंट्रोडक्शन को पढ़े तो उसकी रुचि जगे कि आगे इसने क्या लिखा होगा। जैसे अब यहाँ पर सीमांत क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी है उसके बारे में चर्चा की है। तो क्या मैंने आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या मैंने आपको कुछ बताया है सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए कि कौटिल्य क्या कहते हैं? आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अर्थशास्त्र से कौटिल्य को कोट कीजिए, तो आपका वो बढ़िया इंट्रोडक्शन बन जाएगा। बॉडी आप जानते ही हैं, ठीक है ना, कि ये सारी चीजें मैं आपके साथ चर्चा कर ही चुका हूं कि भाई 0 से 10 किलोमीटर तक क्या-क्या स्कीम चलती है, बीएडीपी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो सीमांत क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनकी सहायता लेने के लिए सरकार क्या-क्या कर रही है, सुरक्षा बलों को क्या-क्या पावर्स दी गई हैं, उनके दिलों को जीतने के लिए, ये सारी चर्चा मैं कर चुका हूं। ठीक है ना? 150 शब्द में लिखना है, 150 शब्द कोई ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, आपका 1.5 पेज में तो आंसर खत्म हो जाता है। कोशिश कीजिए कि जितना जितने ज्यादा डायमेंशन आप जितने ज्यादा आयाम अपने उत्तर में लिख पाए उतना बेहतर है। नहीं, नहीं बेटा, ये वाला नहीं, दुश्मन को मिटा देना चाहिए ऐसा नहीं। कौटिल्य कहते हैं कि सीमांत क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं
उनका खास ध्यान रखा जाना चाहिए। उन पर ज्यादा कर नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर वो प्रताड़ित महसूस करेंगे तो उनकी जो निष्ठा है वो बदलने की संभावना रहती है, वो किसी और के प्रति निष्ठ हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। समझ में आया? क्लियर हुआ? आप सभी को गुड इवनिंग। वेरी गुड। एक छात्र ने सही लिखा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वास पात्रों को बसाया जाए, या अगर पहले से ही लोग बसे हुए तो उनको विश्वास पात्र बनाया जाए, है कि नहीं? ठीक है, हाँ, रिकॉल हो गया ना? वेरी गुड। तो क्या आप इसका उत्तर लिख सकते हैं? ये प्रश्न क्या मुश्किल है? आपको कैसा लगा ये प्रश्न? ये मुश्किल प्रश्न पूछा गया है? मैं ठीक हूं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लगभग सभी ने ये कहा है कि बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, आपने तैयारी अच्छी की हो ना, चीजों को बहुत अच्छे से समझा हो, अच्छे से सुना हो, तो प्रश्न कोई भी मुश्किल नहीं होता आता है। सारे प्रश्न आसान ही आते हैं। जिसने तैयारी अच्छी की होती है उसके लिए सारे प्रश्न आसान होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न को। बेटा आप लेट ज्वाइन किए होंगे, मैंने जो है लगभग लगभग उत्तर का प्रारूप बता दिया है, और इसकी विस्तार से मैंने लेक्चर में चर्चा भी की है। देखिए अब क्या होता है ना, जरा कल्पना कीजिए कि कोई छात्र पहले के लेक्चर अटेंड किए नहीं है और अब सीधा आके हम प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहे हैं, प्रश्न पढ़ रहे हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप लिख सकते हो। 90% बच्चे बोल रहे हैं हाँ, सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछा है। उनमें से इक्का दुक्का एक बच्चा ये बोलता है कि सर ये बता दीजिए। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं कि या तो आपने क्लास को बहुत ध्यान देकर अटेंड नहीं किया, ध्यान से सुना नहीं, या कुछ बच्चों की ये भी प्रवृत्ति रहती है कि वो आते हैं और इसलिए अटेंड करते हैं कि सर कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं, सुनने में क्या हर्ज है, और कहानी सुन के फिर अगले दिन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो चीज बताई जा रही है ना, वो कम से कम एग्जाम तक तो, बल्कि एग्जाम से आगे भी आपके ड्यूटीज में भी उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो तभी आपको उत्तर समझ आएगा। शुरुआत कैसे करें? क्वेश्चंस को लिखने की शुरुआत कैसे करें? देखिए, उत्तर का एक सामान्य प्रारूप ये होता है, पहले भूमिका, फिर उसका उसकी बॉडी, और फिर उसका निष्कर्ष। जो शुरुआत की जाती है वो इंट्रोडक्शन से की जाती है। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा हो जिसे पढ़कर ये रुचि उठे कि भाई आगे इसने क्या लिखा होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो मैं ऐसा समझता हूं कि हर एक विषय पे आप दो तीन कोटेशन क्यों नहीं तैयार कर सकते? आजकल तो आपके पास बहुत सुविधा भी है। देखिए, हमारे समय में मैं डायरी भरा करता था। मेरे पिताजी जो है मुझे गिफ्ट किया करते थे कोटेशन की बुक्स। उनमें से जो अच्छी कोटेशन लगती थी उसको मैं डायरी में लिखता था। आज आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास ब्रेनी कोट जैसी वेबसाइट है, वहां पर जाइए, अपने टॉपिक को डालिए, टॉपिक पे कोई भी दो ऐसे कोटेशन चुन लें जो किसी ने ना सुने हो और जिसको पढ़कर जो है बहुत अच्छा लगता हो, है कि नहीं? कोटेशंस में बहुत ज्ञान की बात भी बोली जाती है, बहुत अंतर्दृष्टि दी जाती है, क्योंकि वो जिसने बोले होते हैं वो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया? कोटेशन से आप शुरू कर सकते हैं, या आप किसी डेटा से शुरू कर सकते हैं। आप किसी डेटा से भी शुरू कर सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, ये यहाँ पर मेरा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं मैं इसके पीछे ना लिख दूं। क्या मेरी आवाज आ रही है?
एक छात्रा का कहना है मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं शुरू की 2 क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई। बेटा उसको आप सुन लीजिएगा। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें रिपीट करना, क्योंकि आगे भी बढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप। संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दी। यहाँ राज्यों का मतलब है नेशन, स्टेट नहीं। ठीक है ना, राष्ट्रों की बात हो रही है, हमारे पड़ोसी जो देश है उनकी बात हो रही है। भारत को की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रतिरोधी उपाय किए गए हैं? तो देखिए इसमें जो है ना, वैसे तो आप, मैंने इस चीज की चर्चा की है कि भाई ये समस्याएं बॉर्डर इलाकों में हैं, और इसका मैंने कुछ आपको ये भी चीज सॉल्यूशन भी बताया है। लेकिन इसमें अच्छा उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई इसमें कुछ आप कानून की चर्चा कीजिए, या संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ लिख देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिले, आप अपने उत्तर में इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मानव, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। मानव तस्करी, मानव तस्करी से निपटने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। नहीं, स्टेट यहाँ पर जो है राज्य, ये वाला स्टेट नहीं है बेटा। ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये वाला स्टेट की बात नहीं है। यहाँ पर राज्य मतलब म्यांमार। राज्य शब्द का अर्थ आप जो है भारत देश के अंदर स्टेट से भी लगा सकते हैं, लेकिन राज्य शब्द का अर्थ नेशन स्टेट से भी होता है। तो यहाँ पर बात चल रही है हमारे देश के दोनों तरफ कौन से बड़े अफीम उगाने वाले क्षेत्र हैं। ये तो सामान्य ज्ञान वाली बात है। एक तो गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें म्यांमार, लाओ, थाईलैंड आते हैं। वहां पर जो है अफीम की अवैध खेती की जाती है। और गोल्डन क्रेसेंट है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आते हैं। ठीक है ना, इनकी बात चल रही है। हाँ, नाम नहीं दिए, लेकिन आप अपने उत्तर में लिख के आए ना। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि काफी छात्रों को ये डाउट है भाई कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए, एक एक को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें आपका आ गया म्यांमार, लाओ, थाईलैंड। ठीक है, और गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट, इसमें आपके आ गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
और ईरान। ठीक है। अब देखिए इसमें जो मतलब कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें ये, वैसे तो जो अफीम की तस्करी है वो लैटिन अमेरिका के देशों से भी होती है। एक तीसरा जो क्षेत्र है ना इन दोनों के अलावा, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां अफीम उगाई जाती है वो है लैटिन अमेरिका। यहां से भी हमारे देश में आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन दो की चर्चा की गई है तो इन दो की बात होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो इनसे निपटने के लिए क्या क्या किया गया है ये मैं आपको कुछ पृष्ठभूमि दे रहा हूं ताकि आप अपने उत्तर में उसको इंक्लूड कर सकें। जैसे भारत देश की बात की जाए तो हमने कानूनों को बड़ा सख्त बनाया है। जैसे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद, क्या आप में से कोई बता सकता है संविधान में क्या प्रावधान किया गया है मानव तस्करी के विरुद्ध? एक। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, साक्षी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है इसका। फिर भारतीय दंड संहिता की धारा, दंड संहिता की धारा 366 से 373। फिर अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। 2021 में मानव तस्करी रोकथाम देखभाल और पुनर्वास विधेयक लाया गया। ठीक है, देखिए इसको रोकने के लिए कुछ और भी जो है चीजें की गई हैं, क्योंकि जो ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया मानव तस्करी को लेके, स्मगलिंग को लेके ऐसे ही कदम उठाए गए हैं। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत एक एक्सरसाइज की जाती है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की जो बीएसएफ है, इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं सुंदरबन मैत्री।
सुंदरबन मैत्री। तस्करी का मतलब होता है कि अवैध तरीके से किसी ऐसी चीज को बॉर्डर के उस पार ले जाना जो प्रतिबंधित है। ठीक है, अवैध तरीके से व्यापार करना, ऐसी खासकर ऐसी वस्तुओं में जो अवैध मतलब कि इलीगल है, जिसकी अनुमति नहीं है, उसको तस्करी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? फिर देखिए, इसके अलावा बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि विस्फोटक अधिनियम है 1884 का, जिसको एक्सप्लोसिव एक्ट कहते हैं। आयुध अधिनियम है, आर्म्स एक्ट 1959। अगर कोई आर्म्स में स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर वो कानून भी लगाया जाता है। ठीक है, फिर स्वापक औषधि और मनः पदार्थ अधिनियम है 1985 का। हाँ, आपको जो दिक्कत हो रहा है वो आप बताइए, आप डाउट पूछिए बेटा, आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूं मैं। ठीक है ना, आप इतना निश्चिंत रहिए कि आपके यूपीएससी लेवल के सभी डाउट मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस विषय का काफी अच्छा नॉलेज है मुझे। मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्ण मैं ज्ञाता हूं, विधाता बन गया हूं, लेकिन इस विषय का अच्छा नॉलेज है। आप प्रश्न पूछिए, आपको जो समस्या हो रही है जैसी भी, आप ये मत सोचिए कि ये प्रश्न से जो है सर क्या सोचेंगे, या ये प्रश्न जो है वो बेवकूफी भरा तो नहीं है। आपके लेवल पे हर प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं उसको महत्वता देता हूँ। आप प्रश्न पूछिए, अपना डाउट पूछिए, मैं आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, जो भी समस्या आ रही है आपको। देखिए, पॉइंट रूप में भी लिख सकते हैं आप, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, निर्भर करता है, उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है ना, डायग्राम बना के, मान लीजिए शब्द सीमा बहुत कम है तो छोटे छोटे पॉइंट दर्शा भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन आपको चर्चा यही करनी है। देखिए, एक और चीज, जैसे म्यांमार के साथ हमारा संबंध अच्छा है, उनके मिलिट्री के साथ संबंध अच्छा है। अभी गृह मंत्रालय ने जो क्योंकि मणिपुर क्या हो गया ना, जब नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करूंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि मणिपुर में जो अफीम उगाया जाता है, अभी मणिपुर में झगड़ा क्यों है? क्योंकि कुछ जो जनजातियां हैं वो अफीम की स्मगलिंग में सम्मिलित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में ऐसा पता चला है कि म्यांमार और लाओ और थाईलैंड का जो ये गोल्डन ट्रायंगल है और इसका जो एक ग्लोबल नेटवर्क है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर भी बन गया है। ठीक है ना, बेटा ये इस सब्जेक्ट, ये आंतरिक सुरक्षा का सब्जेक्ट है। आपने पहला लेक्चर अटेंड किया था क्या? ये आंतरिक सुरक्षा का सब्जेक्ट है, इसमें आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे डिस्कस होते हैं। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कौन से मुद्दे हैं जो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि सीमाओं की सुरक्षा, जैसे कि कश्मीर में जो उग्रवाद है वो, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो उग्रवाद है वो, नक्सलवाद और माओवाद, जिन भी चीज से भारत को खतरा है आंतरिक दृष्टि से। बाहरी दृष्टि से तो सेना निपट ही रही है, लेकिन आप जब ये पोजीशन ज्वाइन कर लोगे, आईपीएस में जाओगे, आईआरएस में जाओगे या आईएएस में जाओगे, तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित होगी। इसीलिए ये सिलेबस में आपके रखा गया है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जान देखिए, और गहरी जानकारी और डिटेल जानकारी तो जब आप उस पद को संभालेंगे तब आप प्रत्यक्ष उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो है सिलेबस में ये ऐड कर दिया गया है ताकि आपको इसकी अच्छी खासी जानकारी हो। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो इसमें हम यही चीजें पढ़ेंगे।
नक्सलवाद, माओवाद, कश्मीर आतंकवाद, भारत में और जो जगह जो आतंकवाद होता है उसकी जड़ें क्या हैं, ठीक है ना? ये सब। गुड, अच्छी बात है, क्लियर हुआ। देखिए, इसमें मैं कुछ आपको ये और भी चीज़ बताना चाह रहा था कि भारत क्या कर रहा है? ये जो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट से जो अफ़ीम आता है, उसके लिए क्या कर रहा है? निश्चित तौर पे इन देशों के साथ सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे अफ़गानिस्तान के बारे में आपको बताऊँगा कि तालिबान 2021 में आने के बाद तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है, लेकिन 2021 से पहले हम कोशिश करते थे कि अफ़गानिस्तान के जो किसान हैं, उनको अपनी मार्केट में हम ड्यूटी फ्री एक्सेस दें। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो सकारात्मक प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट, अफ़गानिस्तान से बहुत ड्राई फ्रूट आता था। मुझे पता नहीं आपने कभी एन्जॉय किया है कि नहीं? कंधारी अनार आता था, ठीक है ना? और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट आते थे, ठीक है? उनको क्यों हम ड्यूटी फ्री एक्सेस देते थे? इसीलिए ताकि वहाँ के किसान जो है अफ़ीम ना बोएँ। ये जितनी भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स थी ना, आईएसएएफ जिसको बोला जाता है, जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की सहायता कर रही थी ताकि तालिबान उस अफ़गानिस्तान पे कब्जा ना कर ले। आईएसएएफ को ये भी मैंडेट दिया हुआ था कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़ीम की खेती होती है, उसको नष्ट किया जाए, कि आपको जहाँ भी दिखे, उसको आप नष्ट कर दीजिए, ठीक है? तो हमने अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी कोशिश की और म्यांमार और थाईलैंड के साथ भी हमारे समझौते हैं, द्विपक्षीय समझौते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स इस मुद्दे पर, ठीक है? आईएसएएफ बेटा इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बोलते थे उसको। तालिबान आने से पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो सक्षम नहीं थी खुद को बचाने में और अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में। इसीलिए उस सरकार की मदद करने के लिए कई देशों की फौज मिलके जो है, भारत की फौज उसमें नहीं थी। मुख्यतः तो अमेरिका की फौज थी। तो उसी को इंटरनेशनल असिस्टेंस सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बोला जाता है, आईएसएएफ। भारत ने भी आईएसएफ की सहायता की है, उसके सोल्जर्स को ट्रेन किया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही म्यांमार में, जैसे म्यांमार की सेना के साथ हमारा काफी सहयोग रहता है। म्यांमार में भी हम जॉइंट ऑपरेशन करते रहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रश्न को लेके आपको दुखी नहीं होना है। मैंने आपको मेरी एक थोड़ी लिमिटेशन भी बता दी थी कि मैं पढ़ाता हूँ, चीजें लिखता हूँ, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें प्रश्न जो है वो ऊपर चला जाता होगा, वरना कोशिश मेरी यही है कि मैं हर एक प्रश्न का उत्तर दूं। एक प्रश्न है कि सर, तालिबान गवर्नमेंट ने अफीम को खत्म किया है, इसे भारत के लिए बेहतर। देखिए, तालिबान ने भी काफी कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जिस समय तालिबान पावर में नहीं था, उस समय वो अफीम की जो खेती थी उसी के सहारे वो लड़ते थे, ठीक है ना। वो उसके प्रोडक्शन को कम नहीं करते थे, उस अफीम से ही तो उनकी मेन कमाई होती थी, जिसके जिससे वो सारे ऑपरेशन, सारे हथियार खरीदते थे। लेकिन जहां पर अफीम उगेगी, वहां का समाज भी नष्ट हो जाता है। अफगानिस्तान में भी बहुत सारे ड्रग एडिक्ट हैं, ठीक है, जो इसका शिकार बन गए हैं। तालिबान को भी ये चीज दिखाई देती है और तालिबान ने भी कोशिश की है कि इस अफीम के उत्पादन में कमी लाई जाए, क्योंकि इससे हमारी जो है सोसाइटी पूरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा वो दिखाते हैं, अब वो असल स्थिति क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान में भाई कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। अब तालिबान गवर्नमेंट है, वो जो है कर कहाँ से लाएगी, रेवेन्यू कहाँ से लाएगी? वहां पर कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर तो है नहीं कि वहां से कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है कि नहीं, या जो है लोग कुछ ज्यादा ही इनकम टैक्स वगैरह दे रहे हैं। तो मेनली तो अगर सरकार रन करनी है तो अफीम बेच के ही करनी पड़ेगी पूरी दुनिया में। समझ में आया? तो उनके सामने भी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन है।
ठीक है। देखिए, एक प्रश्न है कि सर तालिबान को नैतिक दृष्टिकोण से सही मान सकते हैं क्या? उसका शासन पहले से बेहतर है। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश हैं और हम ऐसा मानते हैं कि वैध सरकार वही होती है जो इलेक्शन लड़ के आए। अब बंदूक लेके अगर कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री, कल्पना कीजिए कि आप 100 बच्चे कक्षा में बैठे हैं और मैं अपनी बंदूक निकाल के बोलूं कि बेटा आज से तुम्हारा प्रधानमंत्री मैं, तो आप उसको स्वीकार करेंगे? क्लास में बैठे हैं तब तक तो शायद स्वीकार कर लें कि पागल आदमी है, गोली मार देगा, ठीक है ना। लेकिन मन ही मन तो यही सोचेंगे ना कि ऐसे थोड़ी ना कोई प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे थोड़ी ना कोई राष्ट्रपति बनता है। अगर इतना ही राष्ट्रपति बनने का शौक है तो इलेक्शन लड़ो और जनता को जो है वो गुप्त मतदान का अधिकार दो। मतलब वैधता तो तभी गिनी जाएगी। अब बंदूक लेके तो फिर कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाए वो एक अलग बात है। तो हम थोड़ा तालिबान को सही नहीं मानते इस मामले में, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं और हम लोकतंत्र से आई हुई सरकार को वैध मानते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन ये बोला जाता है कि भाई तालिबान जब आता है तो तुलना में स्थिरता तो बनी रहती है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्थिरता और स्वतंत्रता, इन दोनों में संतुलन होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्थिरता तो आ जाती है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पे खासकर स्त्रियों की जो दशा है तालिबान सरकार के अंतर्गत अफगानिस्तान में, वो ठीक नहीं है। क्लियर हुआ? आपके बड़े गहन प्रश्न आते हैं और मेरा मन भी होता है कि मैं सबका उत्तर दूं, लेकिन कई बार जो है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये समझ में आ गया ना आपको कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? चलिए इसको भी देखिए। देखिए, ये जो चर्चा है ना, ये बड़ी गहरी है कि लोकतंत्र सही है कि तानाशाही सही है। लोकतंत्र में अराजकता भी आ जाती है, तानाशाही में स्थिरता भी होती है। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि जो है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री स्पीच तो बाद की बात है, पहले राइट टू लाइफ तो आए, इतनी तो स्थिरता हो, है कि नहीं? तो ये भी बातें हैं, सारे पहलू हैं, इन पे चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों और रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। ये इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं? आसान है कि मुश्किल है? देखिए, ज्यादातर ने जो है आसान लिखा है, एक दो ने मुश्किल लिखा है। लेकिन ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि देखिए, दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों। अब शत्रुतापूर्ण संबंध किसके साथ है? भाई हमारे पाकिस्तान के साथ। आप इसमें उदाहरण जो है वो बांग्लादेश का भी दे सकते हैं। खालिदा जिया जब गवर्नमेंट में आती हैं, पावर में रही हैं, कम से कम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तो यही पता चलता है कि जब भी वो सरकार में आती हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठीक है ना? तो चीन भी हमारा शत्रुतापूर्ण संबंध है उसके साथ। तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आप बता सकते हैं। ठीक है? दुर्गम क्षेत्र में तो भाई हमारे आप उदाहरण दीजिए, जैसे सर क्रीक का क्षेत्र है, बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। सुंदरबन में पेट्रोलिंग करनी बहुत मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट की जो पेट्रोलिंग है वो बहुत मुश्किल होती है। आपने देखा होगा, डीडी न्यूज ने भी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि वहां तो मच्छर ही नहीं जीने देते। कुछ तो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर फेस पे नेट लगा के जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। ऐसे ही सियाचिन ग्लेशियर जो है, ठीक है, वो भी दुर्गम जगह है। इन सब का उदाहरण देते हुए आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने बहुत विस्तार में ये चर्चाएं की हैं। क्या आप
अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिख के आना है, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, सही बात है। ये भी लिख के आ सकते हो आप, बिल्कुल। ताकतवर जो पड़ोसी हैं, वो कमज़ोर पड़ोसियों का तो इसमें ये भी तो आता है ना कि देखिए पाकिस्तान आप आपने चाइना का डेट ट्रैप सुना होगा, जो मतलब वो उधार दे देता है, फिर उसपे इंटरेस्ट भी काफ़ी लगाता है, उस देश की पूरी पॉलिसीज़ को जो है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। तो उसमें एक चिंता ये भी होती है कि भई हमारे आस-पास के जितने पड़ोसी देश हैं, फिर उनको वो करना पड़ेगा जो चाइना चाहता है, ना चाहते हुए भी, ठीक है ना? समझ में आया आपको? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सुरक्षा को गैरकानूनी सीमा पार प्रवेशन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपको बांग्लादेश का जो अवैध इमिग्रेशन है, जिसकी चर्चा हम आसाम में उग्रवाद है, ज उसके अंतर्गत भी करेंगे, ठीक है ना? इसे बढ़ावा देने वाले कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो बढ़ावा क्यों मिल रहा है भाई? एक तो हमारी तरफ से कमी है, छिद्रपूर्ण सीमाएँ हैं, पोरस बॉर्डर है, हमारी ठीक से निगरानी नहीं होती, टेक्नोलॉजी ठीक से एम्प्लॉय नहीं की है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, स्टेप नहीं लिए जाते हैं, घनी आबादी का क्षेत्र है, पेट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा देश भी जो है, वहाँ पर अगर हमारे समर्थन की सरकार नहीं है, जैसे खालिदा जिया की सरकार रहती थी, तो वो एक्टिवली उसको प्रमोट करते थे। ठीक है ना? कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको इसमें बतानी है, उसके कारण समझाने हैं। क्लियर हुआ? हाँ, रणनीतियों में क्या लिखें? र रणनीतियों में आप लिखिए कि भाई जो-जो आपने लूप होल बताया उसको कैसे क्लोज़ करेंगे? पेट्रोलिंग अच्छी करने के लिए क्या करना है? बॉर्डर आउटपोस्ट की संख्या कैसे बढ़ानी है? कितना उसमें डिस्टेंस होना चाहिए? टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरे देश के साथ क्या सहयोग होना चाहिए? और माइग्रेशन को लेके किस प्रकार का रेगुलेशन रखा जा सकता है? कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आप बताइए कि भई उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। रेगुलेट कैसे? कि आप अगर रजिस्टर करवाएँगे तो आपको ये बेनिफिट सुविधा मिलेगी और नहीं करवाएँगे तो ये नुकसान होंगे। क्लियर हुआ? खतरा कैसे है? देखिए खतरा तो कहीं से भी अवैध एप्रोवेशन होगा, तो वो लोकल संसाधनों के लिए समस्या बन जाती है, लोकल जॉब्स के लिए समस्या बन जाती है और हमेशा लोकल्स के बीच में भिड़ंत होगी, वहाँ पर अराजकता फैलेगी, ठीक है ना? इसका एक और देखिए गोडबोले कमेटी मैंने आपको बताया था कि गोडबोले कमेटी ने जो कारगिल रिव्यू समिति के अंतर्गत बनाया गया था टास्क फोर्स, उन्होंने एक बात बोली थी कि खासकर बांग्लादेश बॉर्डर को लेके बोली थी कि वहां पर सीमांत क्षेत्रों में बहुत सारे मदरसे नाम के इंस्टीट्यूशन जो है वो काफी संख्या में आ गए हैं। उसका कारण ये है कि वहां पर स्कूल अच्छे नहीं है और ऐसा पाया गया कि सीमा पार से जो अ, खासकर बांग्लादेश से कुछ ऐसे क्लरिक आते हैं, वो उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, फिर वो उनका जितना वीजा होता है उससे ज्यादा वो वहां पर रुकते हैं। तो गोडबोले साहब ने एक बात बोली थी कि कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि वहां पर बहुत सारे जो है स्कूल खोल दे। प्रॉपर स्कूल होगा तो लोग प्रॉपर स्कूल में ही अपने बच्चों को भेजेंगे, ठीक है ना? तो ये भी एक ऐसे ही वहां पर बॉर्डर को मैनेज करने के लिए किस प्रकार से बफर बनाने की मैंने बात कही थी आपको, गोडबोले साहब ने ये बात बोली थी, ठीक है ना? एक छात्र का प्रश्न है कि आप हमेशा हमारा विरोध करते हैं, समस्या क्या है आप बता दें तो आपके अनुसार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो स्थिति जैसी है वो तो मुझे बतानी ही है, ठीक है ना? आप ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा मैं किसी एक के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलत सोच है।
ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि शिक्षक जो होता है उसका काम है जो जैसी चीज जहां पर जैसी घट रही है वो चीज उसको वैसा बताना, सत्य कहना। ठीक है ना? ठीक है। देखिए आगे नहीं, कोई बात नहीं। कुछ देखिए जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, धर्म से जुड़े कुछ मुद्दे संवेदनशील निश्चित हैं, लेकिन हमें वास्तविकता भी जाननी होगी। वास्तविकता को जाने बिना हम समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। ठीक है ना? हम चीजों को हम मुझे सारे छात्र प्रिय हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी छात्र विशेष के विरुद्ध हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो चीज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जो इस विषय को समझने के लिए जो चीज समझनी जरूरी है, सिर्फ उसी पे मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है ना? उसे पर्सनल बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है? चलिए। देखिए एक प्रश्न जो है मेरे ख्याल से बार-बार आ रहा है कि अप्रवासन हमारे लिए खतरा कैसे है? हाँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। मैं दोबारा चर्चा कर देता हूँ इसकी। हालाँकि मैंने आपको बताया है। अब देखिए क्या हुआ है, इसकी और विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। जब उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद की चर्चा करूँगा, क्योंकि ये खास चर्चा चलेगी आसाम में उग्रवाद क्यों है? वहाँ पर इतनी अस्थिरता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है ये डेमोग्राफिक इन्वेजन का खास मामला है। लेकिन क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर डाल दिया गया है और आप ये पूछ रहे हैं कि भई अप्रवासन खतरा कैसे है? तो ध्यान से सुनिए। अप्रवासन कई तरीके से खतरा होता है। एक तो ये कि वो वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर देता है। आसाम में मामला क्या है? आसामी इतना गुस्सा क्यों है? और जो आसाम एकॉर्ड साइन हुआ 1985 में, उसमें ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के साथ ये समझौता क्यों किया कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको पहचाना जाए और उनको बाहर किया जाए? क्योंकि किसी भी राज्य के संसाधन वहां पर रह रहे लोगों के संसाधन होते हैं। और जैसे ही बाहर से अप्रवासन होता है, ये समस्या सिर्फ यहाँ नहीं है, ये समस्या अमेरिका में भी है। कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप में ऐसे देखते हैं कि जैसे अमेरिका में जो कैलिफोर्निया प्रांत है, कैलिफोर्निया प्रांत के लोग इसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि मेक्सिको से लोग आएंगे तो हमें चीप लेबर मिल जाएगा। लेकिन कैलिफोर्निया में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये चीप लेबर के कारण जो हमारे लोकल हैं, जो कैलिफोर्निया के निवासी हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती। हालांकि कैलिफोर्निया में ये समस्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि कैलिफोर्निया तो काफी उन्नत अकेले कैलिफोर्निया की जो आप अगर अर्थव्यवस्था देखेंगे ना, तो भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है खाली कैलिफोर्निया की। आप समझ रहे हैं? कैलिफोर्निया अगर देश होता तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी होती कैलिफोर्निया की। तो वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो अवैध अप्रवासन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने लेबर फोर्स में। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है कि नहीं, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में? है। पहले ही जॉब कम है, पहले ही संसाधन कम है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में तो और भी स्थिति खराब है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है? तो बाहर से जो अप्रवासी आते हैं उनको देख के जो लोकल होते हैं वो उसको खतरा मानने लगते हैं। एक तो ये। दूसरा, भाई आसाम मूवमेंट क्यों चला? आसाम मूवमेंट ये चला कि जो अप्रवासी आ गए,
उन्होंने अपने सारे दस्तावेज बना लिए, उन्होंने अपने आईडी कार्ड बना लिए, वोटिंग कार्ड बना लिए और वो वोट करने लग गए। अब उनके पास वोटिंग कार्ड हो गया तो वहां पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी होती है। आप समझ रहे? उन्होंने जो जिन-जिन प्रांतों में जनसंख्या का अनुपात बदला, उन प्रांतों में जो अवैध तरीके से लोग आए हैं, उन्होंने उन नेताओं को चुना, जो नेता उनके विरुद्ध कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि आप सरकार में अवैध तरीके से जो अप्रवासित लोग हैं, वो आके झूठा फेक वोटर आईडी कार्ड बना के और इलेक्शन में वोट कर देते हैं। ये आपको मैं कोई कल्पना नहीं बता रहा हूं। असम मूवमेंट का ट्रिगर यही था कि जो ये अवैध अप्रवासी आ गए थे 1971 से, जो रुके हुए थे, उस समय तक तो ठीक था कि जब तक कि उनका वोट कार्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही वोट कार्ड पाया लोकल्स ने और उनको वोट की लाइन में खड़ा पाया, तो इतना गुस्सा हुआ कि ये मूवमेंट आपको पता है 6 साल चला और अंततः जो है ये समझौते में लिखना पड़ा कि जो अवैध तरीके से आए उनका वोट अधिकार लिया जाए और उनको वापस भेजा जाए। ये क्लियर हुआ आपको? इसी समझौते के अनुसार एनआरसी एक्सरसाइज हो रही है। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब उत्तर पूर्वी राज्यों की चर्चा होगी। क्लियर हुआ? और भी कारण हैं। और दूसरा कारण क्या है? ध्यान से सुनिए, आप मुझे बताइएगा। ये मैं तटीय सीमाओं की चर्चा करते हुए करनी थी मुझे चर्चा, लेकिन क्योंकि आपने ये प्रश्न किया है, तो आपसे मैं पूछता हूं। अच्छा बताइए कि मान लीजिए कि बांग्लादेश से कोई आता है अवैध अप्रवासी। अब बांग्लादेश से ही कोई इन्फिल्ट्रेटर, बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे चरमपंथी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ, जब उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूंगा तो उस समय आपको उन संस्थानों के नाम भी बताऊंगा मैं, उन संगठनों के नाम बताऊंगा जिनके पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंक पाए गए हैं। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि कोई आतंकवादी अंदर घुसाता है, इन्फिल्ट्रेटर, ठीक है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ। अब उसको छुपने की जगह चाहिए। अब ये अवैध रूप से जो अप्रवासी आए हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पर उनका स्वागत तो होगा नहीं, तो उनको गरीबी में जीना पड़ेगा। गरीब व्यक्ति जो होता है, उसको अगर ये लालच दे दिया जाए कि भाई वो कई कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी आसपास सारी चीजें पता है, कहाँ पर क्या पेट्रोलिंग होती है, कहाँ पर क्या छापे पड़ते हैं, कहाँ पर क्या होता है, छुपने की जगह कहाँ पर है, उनको सब पता चल गया है। तो उनको अगर ये लालच दिया जाए, जो उधर से आतंकवादी आ रहे हैं कि भाई हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, तो क्या वो उस लालच में आकर उनको शरण नहीं देंगे? और ज्यादा संभावना क्या होती है अवैध अप्रवासी की? जिस देश में अवैध अप्रवास किया उसके साथ उनकी निष्ठा होती है, या जिस देश से वो आए होते हैं उनके साथ उसकी निष्ठा होती है? समझ में आई बात? हाँ, तो ये माधव गोडबोले साहब ने ये सारी बातें जो है उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में लिखी हैं। आपको बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये? प्रश्न का उत्तर अब क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तटीय सीमा की बात करते हैं। अब पता नहीं किस छात्र ने ये प्रश्न किया था। जिस जिस भी छात्र ने प्रश्न किया था कि जो है खतरा कैसे है वो बताइए, ये कारण समझ में आया आपको? ठीक है। देखिए अब तटीय सीमाओं की चर्चा करते हैं। मैं आपको तटीय सीमाओं में घुसे उससे पहले ये बता दूं कि देखिए कोई भी सरकार, इसमें सिर्फ हमारी सरकार की बात नहीं है, सरकारें लगभग लगभग जो है वो प्रतिक्रियावादी होती हैं, प्रोएक्टिव नहीं होती।
मतलब कि समस्या आने से पहले ही कदम उठा लिए जाएं, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हमारे यहाँ भी मामला यही था। आपको बताऊं कि ज्यादातर बजट सीमा सुरक्षाओं का वो स्थलीय सीमाओं में जाया करता था। तटीय सीमाओं से कोई खतरा है, ऐसा शायद जो रणनीतिकार थे वो सोचते ही नहीं थे। ठीक है ना, सोचते भी तो थे, जो ज्यादा नहीं सोचते थे। ठीक है, लेकिन ये जो विचार है, ये 2008 का जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ 26/11 का, उसके बाद ये विचार बिल्कुल बदल गया। 2008 के बाद कि 2008 के बाद जो, क्योंकि वो हमला जो है वो समुद्री रास्ते से हुआ और तटीय सीमाओं से घुसकर इतना बड़ा हमला किया गया, उसके बाद जो है सरकार पूरी तरह जाग गई। हालांकि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो 2005 में ही आ गया था और मेरे ख्याल से 1990 के दशक से इस बात पर चर्चा हो रही है कि तटों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ब्लास्ट 1993 में भी हुआ था। बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 2006 में मुंबई में जो है ट्रेन ब्लास्ट हुए। ठीक है, ब्लास्ट मुंबई जो है वो ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का फेवरेट टारगेट रहा है। ठीक है ना, वहां पर कई ऐसी वारदातें होती रही हैं। समझ में आया आपको? तो उसके बाद से जो है सरकार को ये लगा कि अब समय आ गया है कि जो भी बजट बनाया जाए उसमें तटीय सीमाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा सिर्फ स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा करके कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल भी है और फिर सीरियल ब्लास्ट होता है बेटा, जो एक शहर में एक बार यहां ब्लास्ट हो, उसके कुछ ही घंटों या मिनटों बाद जो है दूसरी जगह ब्लास्ट हो जाए, फिर तीसरी जगह ब्लास्ट हो जाए, फिर चौथी जगह, कई मल्टीपल जगह कम अवधि में ही कई ब्लास्ट होना, उसको सीरियल ब्लास्ट कहते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कही है। एक छात्र ने ये बात कही है कि वहां पर जो है दाऊद इब्राहिम और हसीना पारकर का विशेष हाथ रहा है। इसकी चर्चा मैं जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करूंगा ना, तो उस समय आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का आतंकवाद के साथ क्या जुड़ाव रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इस पे प्रश्न भी कई बार आए हैं। आखिर में हम प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन मैं श्योर हूं कि ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप आसानी से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित कर लेंगे। देखिए, सारी बात एक ही चीज पे आके अटक जाती है कि आप कितना ध्यान एकाग्रत करके चीजों को सुनते हैं। अगर आप ध्यान एकाग्रत करके सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। और जितना डिटेल में एक शिक्षक उस टॉपिक को जब डिस्कस कर रहा होता है उतना बता पाता है, उतना वो किसी प्रश्न का उत्तर डिस्कस, क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर डिस्कस करने का सेशन नहीं है, ये तो मेन लेक्चर देने का सेशन है। ये बात समझ में आई आपको? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसकी चर्चा हमने कर ली थी कि जो हमारे तट हैं वो बड़े संवेदनशील हैं, वहां पर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी हैं, एनएलजी टर्मिनल भी हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी हैं। ठीक है, और भाई बड़े बड़े पोर्ट भी हैं, बड़े सिटी भी हैं। ठीक है, तो नेवी, हाँ बिल्कुल सही बात है, नेवी के बेस भी हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी नेवी नेवल बेस पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और वहां पर कैजुअलिटी हुई? ऐसी संभावना हमारी नेवी के बेसिस पे भी तो हो सकती है कि नहीं? मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूं, जिस स्कूल से पढ़ा हूं वो स्कूल समुद्र में अंदर जाके और एक टापू पे जो नेवी यूनिट था उस पर वो स्कूल लोकेटेड था। ठीक है ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि कितनी संवेदनशीलता होती है खासकर नेवी के बेसिस की। ठीक है,
और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए आने वाले समय में भी जो व्यापार है वो बढ़ने वाला है। कम से कम हमारी एस्पिरेशन तो यही है, एम्बिशन तो यही है कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम $6 ट्रिलियन और $9 ट्रिलियन तक लेके जाएं, और इसमें समुद्री रास्तों का सबसे मुख्य योगदान रहेगा। आज भी टोटल व्यापार का 90% हम समुद्र से ही व्यापार करते हैं। ठीक है ना? तो आप बताइए कि जो शिप्स होते हैं उसके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? व्यापार बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, बल्कि डबल हो जाएंगे। अच्छा आप बताइए कि अगर जब शिप की संख्या बढ़ती है तो जो हमारे पोत हैं उनकी सुरक्षा करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? मुश्किल हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके कोशिश तो की गई है, बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि कम से कम एक ट्रैक रखा जाए। उन्हीं जो कदमों की चर्चा इस विषय में होगी। ठीक है? अच्छा एक चीज और है कि हमारा ईजेड भी है, वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। देखिए 1970 के दशक तक, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1970 के दशक तक मानवों को ये तो पता था कि समुद्र जो है वो अपार संसाधन के स्रोत हैं। भाई जमीन पे तो हमने सारे संसाधन खत्म कर दिए है या खत्म करने के कगार पे हैं, है कि नहीं? आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, खाली एक भीख का कटोरा शायद रख देंगे आने वाली पीढ़ी के हाथ में। अब इंसानों को चिंता होने लग गई कि भाई ये सारे स्रोत खत्म हो जाएंगे, अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो किसी ने बोला कि समुद्र में भी बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है ना? लेकिन 1970 के दशक तक स्थिति ये थी कि ये पता होते हुए भी कि समुद्र में बहुत सारे स्रोत हैं, खनिज पदार्थ है और भी मैराइन रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो कल्पना करो कि टेक्नोलॉजी अगर किसी देश के पास होती हो तो सारा देश, खासकर जो ताकतवर देश है, वो तो सारा ही समुद्र क्लेम कर लेते। क्लियर हुआ? तो इससे निपटने के लिए ध्यान से सुनिएगा, 1970 के दशक में ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई। आपने पता नहीं इसका नाम सुना है कि नहीं, मैं लिख देता हूं। आपने क्या पीएमएन का नाम सुना है? इसको कहा जाता है पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स। क्या आपने सुना है ये? कहते हैं कि समुद्र में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होता है जो कई मेटल्स मिलके नोड्यूल बनाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो समुद्र से तो उससे खनिज पदार्थ मिलता है। ठीक है? तो 1970 के दशक में क्या हो गया था कि इस खनिज को निकालना समुद्र से आसान हो गया था। अच्छा ये भी पता चला कि भाई कच्चा तेल भी समुद्र के नीचे, खासकर शैलो सी में पाया जाता है। ठीक है? हाँ, ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत सुंदर। देखिए ये जो की शब्द है ना, यही तो महत्वपूर्ण है, यही आपके उत्तर को विशेष बनाते हैं। इसको आप ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? उसमें आप बताएंगे, हाँ शेल गैस वगैरह, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आप लोग ज्ञानी लोग हो और मुझे तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ ही जाते हो, है कि नहीं? तो 1970 के दशक में जब ये टेक्नोलॉजी उन्नत हुई तो ये संभावना बढ़ गई कि सारे देश आपस में लड़ मरेंगे। भाई सीधी सी बात है, जो शक्तिशाली देश होगा वो बोलेगा, कल्पना करो कि अमेरिका बोले कि भाई सारा पैसिफिक ओशियन, सारा प्रशांत महासागर मेरा है, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज बहुत हैं। अब यूएस ऐसा बोलेगा तो रशिया और चाइना पीछे नहीं हटेंगे। ये तो पहले ही, चाइना तो पहले ही लड़ रहा है साउथ चाइना सी के लिए, जानते हैं ना आप? उसको पूरा साउथ चाइना सी चाहिए।